हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनीता ठाकुर एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन एजुकेशन चैनल परीक्षिता एकेडमी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी से वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो गाइस, ये वाला जो वीडियो है हमारा दो पार्ट्स में आएगा। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें कि हम बात करेंगे कंपोजिशंस की, वायुमंडल के संगठन की बात करेंगे, और सेकेंड वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम वायुमंडल को समझते हैं, क्या होता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण होता है हम उसको वायुमंडल कहते हैं। हम इसी को आगे और एक्सपांड करते हुए लिखते हैं। ये हम मेंस की प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो है मटेरियल है। तो वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय, मतलब इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं, जैसे कि कुछ गैसेस का जो परसेंटेज होता है अलग होता है, फिर ऊपर जाने पर चेंजेस हो जाता है। इसी के बेस पर हम इसको बहुस्तरीय कह रहे हैं। गंधहीन होता है, नो स्मेल, रंगहीन होता है, नो कलर एंड पारदर्शी गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला होता है। ये वायुमंडल की डेफिनेशन होती है। वायुमंडल होता है वो सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। इसका क्या अर्थ हुआ, हम इसको देखते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये जो है गैसों का आवरण है। अब हमें पता है कि हमारी अर्थ है। सपोज यहाँ पर सूर्य है, सन है, जो कि पृथ्वी से काफ़ी बड़ा होता है, बट हम इसको अभी समझने के पर्पज़ से इस तरीके से बना रहे हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें इस तरीके से आती है, ये हम वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी की सरफेस पे टकराती हैं। यानी कि सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, सभी तरंगों के लिए नहीं, केवल लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं। जब भी सूर्य की किरणें टकराती हैं तो इसमें से मैक्सिमम किरणें जो होती है रिफ्लेक्ट होकर वापस जो होती है स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन पार्थिव विकिरण इन द सेंस जो पृथ्वी से टकरा रही है, पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। यानी कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जा रही है, लेकिन लंबी तरंगों वाली जो किरणें हैं वो नहीं जा पा रही है वायुमंडल के कारण, जिससे क्या होता है, जो वायुमंडल होता है इसका जो टेम्परेचर एक इंक्रीज हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान को जो वायुमंडल होता है वो कंट्रोल करता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वायुमंडल से बना होता है, और ये कितना होता है, तो यह 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। वायुमंडल जो होता है ये गैसों का आवरण है, और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समृद्ध होता है। वायुमंडल की जो रेंज होती है कहाँ तक होता है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से लगभग 10,000 किलोमीटर तक जो होता है वायुमंडल फैला होता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की। तो वायुमंडल जो होता है अनेक गैसों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या हम इसको बोल सकते हैं मैकेनिकली या यांत्रिक मिक्सचर होता है। यहाँ पर मैं आपको मिक्सचर की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को जब मिलाते हैं और वो आपस में केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से क्रिया ना करें तो हम उसको बोलते हैं मिश्रण या मिक्सचर। और जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को या तत्वों को मिलाते हैं और वो केमिकली रिएक्शन कर लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन या विलयन। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वायुमंडल होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ये जिन भी दो या दो से अधिक तत्वों का मिक्सचर है वो आपस में केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करता है। वायुमंडल में हमें पता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये वहीं पे रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर मिक्सचर कह रहे हैं। जैसे कि हमने शक्कर लिया, हमने उसे वाटर में डाल दिया, शेक करा, हम सब जानते हैं जो होती है इसमें डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व हो रही है यानी कि वो केमिकली से रिएक्शन कर रही है, सो हम उसको विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। होमोजीनियस का मीनिंग क्या हुआ कि आपस में समांगी मिश्रण बना लेते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, उनकी फेस जो होती है एक ही हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, CO2 गैस फॉर्म में है, तो ये सभी मिक्स हो जाती है, यानी कि सभी गैसेस होती हैं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसको समांगी या होमोजीनियस मिश्रण कहते हैं। सो वायुमंडल क्या है?
अनेक गैसों का होमोजीनियस मिक्सचर है। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गई होगी। इसमें क्या क्या होता है, जैसे गैस होती है, जलवाष्प होती है, डस्ट होती है। अब हम देखेंगे जनरली इसकी कंपोजिशन किस तरीके से है और क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसको ब्रीफली। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कौन सा भी पैटर्न ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमने यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, यानी कि इसके बाहर यदि इससे रिलेटेड इस टॉपिक से पूछे तो बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो देखते हैं, सबसे पहले जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे पहले नंबर पे जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की हम बात करते हैं तो ये जो होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ये 78.03% में होती हैं। क्या काम होता है इसका, वस्तुओं को स्वतः जलने से रोकने में सहायक होती है। यानी कि यदि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो शायद जीवन संभव ही नहीं था। स्वतः जल जाती वस्तुएं, ये स्वतः जलने से रोकने में सहायक होती है। हमें जो वायु दाब और घर्षण महसूस होता है वो हमें नाइट्रोजन के कारण ही महसूस होता है। अब हमें पता है वायुमंडल में 78.03% में जो है नाइट्रोजन गैस है वो N2 फॉर्म में होती है, ये इसका सिंबल है। ये हम जनरली डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे यूज़फुल नहीं बना सकते हैं। तो जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं जैसे कि दाल वगैरह, मटर वाले, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और यूजेबल नाइट्रोजन, मतलब इससे फिर जो नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ होती है। ये वाली जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड, जो सेकेंड गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, और इसका परसेंटेज होता है 20.99% या अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 21%। हम अक्सर हमने 21% ही पढ़ा है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, तो जो ऑक्सीजन होती है ये वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। हमें सभी पता है, हमने लोअर क्लासेस में एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट करा है। हम एक कैंडल ले लेते हैं, इस तरीके से ये जलती है, फिर हम बाद में इस पर ग्लास जो है उल्टा करके रख देते हैं, तो ये सरफेस है। तो जब हम ग्लास जो जिसमें ऑक्सीजन रहती है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कैंडल जो होती है बुझ जाती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। और ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि हम ब्रीथिंग में जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल की सरफेस से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओके, जो नेक्स्ट गैस है ऑर्गन, वायुमंडल में जो थर्ड लार्जेस्ट गैस है वो है ऑर्गन। इसका परसेंटेज जो होता है, जो ऑक्यूर परसेंटेज है वो होता है 0.93%, और यह अक्रिय गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। अब हम अक्रिय गैस क्या होते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कई सारी गैस होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारी गैस होती हैं। तो जो अक्रिय गैस होती है वो गैस क्या होती है, किसी भी दूसरी गैस या दूसरे तत्व से इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, ना के बराबर रिएक्शन करती है। इसीलिए हम इसको अक्रिय गैस कहते हैं, यानी कि जो आसानी से क्रिया नहीं करती। और अक्रिय गैसों का एक और नाम होता है, इसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। और ये संख्या में जो है 6 ही होती हैं। इसे जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में एक अलग से 18 ग्रुप करके इसको प्लेस दिया हुआ है, और ये उसका सीक्वेंस है। यदि आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन और रेडोन, मतलब जो इतनी अक्रिय गैस है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, वैसे तो बहुत कम है, 0.1% से भी कम है, लेकिन इनके कंपेयर में यह सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, वायुमंडल में सभी अक्रिय गैस होती है, लेकिन रेडोन की प्रेजेंस नहीं होती है वायुमंडल में। ओके, तो ये वाली जो बात है आप याद रखना। इसका नाम जो है आप देख लीजिएगा, हीलियम, नियोन, इसको हम ऑर्गन कहते हैं, क्रिप्टॉन, इसको हम ज़ेनोन एंड रेडोन। अब हम बात करते हैं 4th लार्जेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर।
तो जो फोर्थ लार्जेस्ट गैस है वो है CO2। CO2 का परसेंटेज होता है 0.03% में ये वायुमंडल में पाई जाती है। इसे पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं तो वो मैं आगे बताऊंगी। यह एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। दोनों बातें एक दूसरे से लिंक हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पर CO2 गैस है, तो जब सूर्य की किरणें आती है, जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये कुछ किरणें जो है लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है और लंबी तरंगों को जो है बाहर नहीं जाने देता, तो वो CO2 के कारण होता है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है और इसीलिए कंबल की तरह काम कर रहा है, पृथ्वी का कंबल की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम पृथ्वी का कंबल कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। जो CO2 गैस होती है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं और इसकी यदि मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाए, इतने परसेंटेज में होती है जो है प्राकृतिक रूप से, लेकिन यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हमें पता है पॉल्यूशन वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में CO2 का इमिशन होता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो इसी के रिस्पेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर्स की आइस होती है वो मेल्ट होती है, समुद्र का लेवल बढ़ता है, यानी कि ये हमारे जो अर्थ है उसके लिए अच्छी नहीं होती ये वाली कंडीशन। इसी के रिस्पेक्ट में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1997 में। एक्चुअल में क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, यह एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसपे उस समय कुछ 15 देशों ने साइन करे थे और उन्होंने कहा था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए और उन्होंने स्पेशल जो 6 गैसेस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार हैं उनको कम करने के लिए जो ट्रीटी जो है ये संधि को साइन किया गया था, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका सन याद रखना। वैसे हम यहाँ पर CO2 के रिस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें उन्होंने CO2, मैथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFCS और PF परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड को कम करने की बात कही थी। जो CO2 होती है ये एक भारी गैस है और यह शोभ मंडल में ही मिलती है। अभी हम आगे जब कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर देखेंगे वायुमंडल का, तब हम उसमें सारी परतें देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो CO2 गैस जो होती है यह केवल शोभ मंडल में ही मिलती है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं ओजोन। जो ओजोन होती है इसका फॉर्मूला होता है O3 और यह जो इसका जो ऑक्यूरेंस परसेंटेज है वो होता है 0.00006%, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, जो सूर्य से हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। या इसका अर्थ ये हुआ कि सपोज ये हमारी अर्थ है और ओजोन इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो सूर्य से हानिकारक किरणें आ रही है उसको रोकने का काम करती है। दैट इज यह एक अम्ब्रेला छाते की तरह काम करती है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। और यह केवल समताप मंडल में ही होती है। शोभ मंडल के ऊपर एक लेवल होता है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। और समताप मंडल में इसका जो रेंज है वो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में यहाँ मिलती है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। एयर कंडीशन जो होते हैं फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है उसमें एक महत्वपूर्ण जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन। यह जो होता है ओजोन परत में छेद कर रही है ये गैसेस, यानी कि हम जिससे क्या हो रहा है, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर आ रही है और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रही है। इस बात को पता सबसे पहले अंटार्कटिका में चला था और इसे रोकने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है। इसी के रिस्पेक्ट में 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है जागरूकता के लिए कि हमें इसको जो ओजोन का जो CFC है इसके जो इमिशन है इसको कम करना है। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में। जनरली जो प्रोटोकॉल के नाम है जिस कंट्री में जिस राज्य में होते हैं उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो मॉन्ट्रियल जो होता है कनाडा में है, इसलिए इसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जहाँ पर ओजोन क्षरण को कम करने के लिए CFC के रोकथाम के लिए जो है ट्रीटी साइन की गई थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवाष्प या आर्द्रता, वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। तो जो जलवाष्प होती है
इसकी जो मात्रा होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जनरली इसका जो परसेंटेज है 0 से 4% होता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है। हमें पता है ये हमारी अर्थ है। अर्थ के जो सेंट्रल पॉइंट है, सबसे बीच की काल्पनिक रेखा है जिसे हम विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा होती है। तो इस वाले एरिए में जो है सूर्य ज़्यादा चमकता है, गर्म होता है। यदि यहाँ पर समुद्र है वो जल्दी वाष्पित होता है। वाष्पित होने से हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने पर नमी को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास जो होती है नमी यानी कि जलवाष्प या आर्द्रता ज़्यादा होती है, और ये ध्रुवों, ये जो पॉल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, इधर जाने पर आर्द्रता कम होती है। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता में कमी होती है। यदि हम धरातल या समुद्री सतह से ऊंचाई पर जाएं तो भी, यानी कि हाइट पर जाएं तो भी आर्द्रता में कमी होती है, और आर्द्रता केवल क्षोभ मंडल में ही होती है। CO2 की तरह यह भी केवल क्षोभ मंडल में ही होती है। CO2 के समान ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती, इसीलिए इसे वायुमंडल में कम्मल कहते हैं, सेम CO2 की तरह। संघनन की सभी घटनाएं जलवाष्प के कारण ही होती हैं, जैसे ओस, बादल, कोहरा, हिमपात या वर्षा के लिए जो है जलवाष्प ही जिम्मेदार है, यानी कि जलवाष्प मतलब जल, H2O, जो कि वाष्प अवस्था में होती हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई। हम बोल रहे हैं जलवाष्प जो है क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में है, दैट मीन जो बादल, कोहरा है ये केवल क्षोभ मंडल में ही बनेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल बात है। हमें पता है जो पृथ्वी होती है वो स्थल मंडल होता है, यानी कि ज़मीन जो होती है, पर्वत होते हैं, और जल मंडल होता है, समुद्र वगैरह होता है। तो जो जल मंडल वाला इलाका होता है इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि पानी जो होता है सूर्य की किरणों से वाष्पित होता है, वाष्पित होने पर ऊपर उठता है, नमी धारण करता है, यानी कि जलवाष्प ज़्यादा होती है। और स्थल मंडल जो होता है जहाँ पर अर्थ सरफेस होती है वहाँ पर आर्द्रता कम होती है रिस्पेक्टिवली देन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं वायुमंडल में जो घटक प्रेजेंट होता है, डस्ट यानी कि धूल के कण। डस्ट पार्टिकलों को हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रताग्राही केंद्रक भी कहा जाता है, जो संघनन प्रक्रिया में सहायक होता है। सो गाइस, हमने इस वीडियो में बात करी है वायुमंडल के संगठन के बारे में। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, सो हम यहीं पर इसको पोस्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को समझेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।